नमस्कार, मैं ओम प्रकाश शास्त्री। कैपिटल टीवी बिहार के इस खास कार्यक्रम जोहार झारखंड में आप सबका स्वागत है। राजनीति झारखंड की कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है, इन सब चीज़ों पर हम लोग सप्ताह में 3 दिन चर्चा करते हैं। इस सप्ताह जो राजनीतिक घटनाक्रम हुए हैं या होने वाले हैं, दिखाई दे रहे हैं सामने, उन पर हम लोग बातचीत करेंगे। आपको पता ही है कि झारखंड में नई सरकार हेमंत सोरेन ने बनाई है। हेमंत सोरेन दूसरी बार मौजूदा विधानसभा के कार्यकाल में दूसरी बार हेमंत सोरेन ने सीएम पद की शपथ ली है। सीएम पद की शपथ दूसरी बार लेने की नौबत इसलिए आई कि वो जमीन घोटाले में ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था और 5 महीने तक उन्हें जेल में रहना पड़ा। जेल से बाहर आने के बाद, यानी हाईकोर्ट से जब उनको जमानत मिल गई, तो जमानत मिलने के बाद हेमंत सोरेन ने पहले तो ये कहा कि वो सीएम अभी नहीं बनेंगे, इसकी कोई हड़बड़ी नहीं है। वैसे भी ये संभव और संभावना इसलिए भी खत्म हो रही थी कि 4 महीने ही अभी विधानसभा के कार्यकाल बचे हैं और चंपई सोरेन बेहतर काम कर रहे थे, कोई पार्टी लाइन से अलग हट के कोई काम नहीं कर रहे थे। लेकिन अचानक ये सारी चीज़ों में बदलाव आया और हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री बनने की ठान ली और आनंद फानन उन्होंने बैठक बुलाई और बैठक बुला के खुद नेता के रूप में चुन लिए गए। और चुनने के बाद उसी शाम उन्होंने राज्यपाल से मिलकर के शपथ लेने की मांग की। राज्यभवन ने भी उनको समय दे दिया। उन्होंने 7 जुलाई का समय मांगा। 7 जुलाई का समय राजभवन ने बड़ी आसानी से दे दिया, बिना हिचक दे दिया। घटनाक्रम बदला कि ये सारी चीजें 3 तारीख को हो रही थी। अचानक हेमंत सोरेन का मन बदला। 4 तारीख को वो लोग मिलने गए थे राज्यपाल के बुलावे पर। एक तरह से परेड था इंडिया ब्लॉक के विधायकों का, नेताओं का। वहां हेमंत सोरेन ने ये कहा कि शपथ ग्रहण आज ही होगा और इसके बाद सारे लोग भौचक रह गए कि शपथ ग्रहण इतनी हड़बड़ी में क्यों हो रहा है। खैर, शपथ ले ली उन्होंने शाम को अकेले। ये ऐसा पहली बार हुआ कि सीएम अकेले शपथ लिए, साथ में कोई मंत्री नहीं रहा। अब बात थी कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा, सबकी नजर इस पर टिकी हुई थी और विश्वास मत हासिल कब करेंगे हेमंत सोरेन, यह भी एक देखने वाली बात थी। हालांकि हेमंत सोरेन इस परीक्षा में पास हो जाएंगे, इसमें किसी को संदेह नहीं था। संदेह इसलिए नहीं था कि उनके पास 45 विधायकों का समर्थन पहले से ही था और विपक्ष में जो एनडीए है, एनडीए के पास कुल जोड़ जमा 30 विधायक होते थे और अभी 75 से 76 विधायक बचे हुए हैं, 76 बचे हुए हैं। कुछ ने इस्तीफा दे दिया, कुछ लोकसभा में चुन के चले गए। तो जो बचे हुए हैं उसमें उनको 39 के समर्थन की जरूरत थी और 39 से ही उनका काम चल जाना था। लेकिन विश्वास मत के दौरान उनके पक्ष में 45 वोट पड़े, यानी 6 विधायक उनके पास ज्यादा थे। जाहिर है ऐसी स्थिति में एनडीए को भी ये पता था कि हमारे विरोध का कोई मतलब नहीं है, इसलिए उन लोगों ने वॉकआउट कर दिया और आसानी से हेमंत सोरेन को विश्वास मत मिल गया। हेमंत सोरेन की दूसरी अग्नि परीक्षा थी कि वो कैबिनेट का एक्सपेंशन जब करेंगे तो किसे शामिल करेंगे, किसे रखेंगे, किसे हटाएंगे, क्योंकि चंपई सोरेन ने लगभग उन्हीं के मंत्रिमंडल को यथावत रखा था। सिर्फ बसंत सोरेन को उसमें शामिल किया गया था। लेकिन इस बीच में जो घटनाक्रम हुए उसमें चंपई सोरेन सीएम बन गए थे। अब वो जब मुख्यमंत्री पद से हट गए तो मंत्री का पद उनका खाली था। पहले से एक मंत्री का पद लंबे समय से, बल्कि ये कहें कि 9.5 साल से 12वें मंत्री का पद झारखंड में खाली चल रहा था। पहला मौका था जब हेमंत सोरेन ने 12वें मंत्री की भी का नाम शामिल किया अपने मंत्रिमंडल में और उसके लिए एक चयन किया। आलमगीर आलम चूंकि टेंडर घोटाले में जेल में है, उनका पद खाली था। तो खाली पद सिर्फ 2 थे और एक पुराना पेंडिंग पद पड़ा हुआ था, यानी 3 की जगह बन रही थी। उस 3 की जगह को भरने के लिए हेमंत सोरेन ने बड़े सधे अंदाज में, जो नाराज चल रहे थे लंबे समय से नाराज, यानी
दीपिका पांडे सिंह, हम एक एक करके नाम गिना के फिर चर्चा करेंगे। दीपिका पांडे सिंह को गोड्डा से उम्मीदवार बनाया इंडिया ब्लॉक ने, यानी कांग्रेस की वो नेता हैं, कांग्रेस ने बनाया। लेकिन टिकट देने के बाद में उनसे टिकट वापस ले लिया गया और प्रदीप यादव को वह मौका दे दिया गया। तो दीपिका पांडे सिंह नाराज चल रही थी, उनको मनाने का इससे बेहतर मौका कोई नहीं हो सकता था। हेमंत सोरेन ने उनको भी अपने मंत्रिमंडल में जगह दे दी। दूसरे सज्जन हैं कांग्रेस के ही डॉक्टर इरफान अंसारी। डॉक्टर इरफान अंसारी लंबे समय से, बल्कि हेमंत सोरेन की पहली सरकार बनी थी, बाद में चंपई सोरेन की सरकार बनी, और ये तीसरा मौका था जब वो चाह रहे थे कि उनको भी मंत्री पद मिल जाए। उसके लिए कई बार उन्होंने अपनी नाराजगी भी जताई थी और कई तरह की चर्चाएं चलती रहती थी। तो इस बार इरफान अंसारी को भी हेमंत सोरेन ने एडजस्ट कर लिया। तीसरा नाम था चंपई सोरेन का, जिन पर ये उम्मीद सब लोग कर रहे थे कि चंपई सोरेन मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने के बाद नाराज हो गए हैं, और जाहिर सी बात है कोई भी मुख्यमंत्री पद से हटेगा तो उसको नाराजगी होगी ही, और बेवजह हटे। कोई वजह भी नहीं थी हटाने की, वजह सिर्फ इतनी ही थी कि हेमंत सोरेन जेल से बाहर आ गए थे। जेल जब गए थे तो उन्होंने वह अपनी कुर्सी उनको सौंपी थी, और जब लौट के आए तो उन्होंने अपनी कुर्सी वापस ले ली। फिर भी वो उनके बयानों से ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं उनके मन में इस बात का मलाल है कि उनको 4 महीने बची अवधि के लिए भी मुख्यमंत्री नहीं रहने दिया गया। तो उनको भी मनाने के लिए हेमंत सोरेन ने अपने मंत्रिमंडल में जगह दे दी। हेमंत सोरेन ने एक और काम किया कि परिवारवाद का आरोप उन पर न लगे, इसलिए अपने भाई बसंत सोरेन को मंत्री पद से हटा दिया। यानी 3 इंडक्ट हुए और 1 को हटाया गया। यही परिवर्तन हुआ मंत्रिमंडल में, और 12वें मंत्री का पद जो लंबे समय से, मैंने कहा कि 9.5 साल से वो खाली पड़ा हुआ था, उसको उन्होंने भर दिया। अब इस तरह से उनके मंत्रिमंडल की पूरा ढांचा बनके तैयार है। और बचे हुए समय में क्या काम होगा, मुझे तो नहीं लगता है कि बहुत कुछ हो पाएगा। सिर्फ एक आईवासी होगा कि अब हम लोग बड़ी तेजी से काम करेंगे, लेकिन तेजी से काम करने के लिए समय नहीं बचेगा। अगस्त और सितंबर का महीना है, अक्टूबर में शायद चुनाव की घोषणा हो जाए और नवंबर दिसंबर में चुनाव होंगे, नई सरकार बनेगी। इसलिए जो भी मौका मिला है 1 महीने और या 2 महीने, इसमें सिर्फ और सिर्फ घोषणाएं होंगी, जो मैं समझता हूं कि ज्यादातर इन लोगों की ओर से, मंत्रियों की ओर से, सीएम की ओर से या सरकार की ओर से बड़े पैमाने पर घोषणाएं होंगी। तरह तरह की घोषणाएं होंगी, लोगों के मनोनुकूल घोषणाएं होंगी, और उन घोषणाओं पर फिर जो असर होता है, कितना अमल होता है, कितना नहीं होता है, वो हम लोग देखते आए हैं और आगे भी देखेंगे। अब सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बता रहा हूं, ये कोई नई बात भी नहीं रह गई, ये भी चीजें मीडिया में आ गई हैं कि सिर मुड़ाते ओले पड़े जो कहावत है, ठीक वही हुआ हेमंत सोरेन के साथ। हेमंत सोरेन ने इधर विश्वास मत हासिल किया, अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया, और प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी सीधे पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट उनकी जमानत के खिलाफ। हाई कोर्ट ने उनको जमानत दी थी और हाई कोर्ट की जमानत के खिलाफ ईडी सुप्रीम कोर्ट चली गई, और सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद अब आगे की तारीख पड़ेगी, सुनवाई होगी, क्या होगा वो तो सब अब कोर्ट के मामले में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, चीजें अपने ढंग से चलती हैं, वहां से क्या होता है। लेकिन ये कहा जाएगा कि हेमंत सोरेन पर मुख्यमंत्री बनने के बावजूद, विश्वास मत हासिल करने के बावजूद और सबको संतुष्ट करते हुए अपना मंत्रिमंडल बनाने के बावजूद एक खतरे की तलवार लटक रही है, और उस खतरे की तलवार से वो कैसे पार पाएंगे। कोर्ट ही राहत दे सकता है, दूसरा कोई राहत उसमें नहीं दे सकता है। अब अगली बात की हम चर्चा करेंगे कि हेमंत सोरेन ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया, और जो सबसे उपेक्षित माने जा रहे थे, अपने को मान रहे थे, डॉक्टर इरफान अंसारी लगातार मंत्री बनने के लिए बेचैनी दिखा रहे थे। इरफान अंसारी को न सिर्फ हेमंत सोरेन ने मंत्री बनाया, बल्कि उनको एक ऐसा महकमा दे दिया, एक ऐसा विभाग दे दिया जिसमें बजट प्रावधान इतना है
जो मुख्यमंत्री के पास 3-4 विभाग हैं उनसे भी ज्यादा, यानी मुख्यमंत्री के विभागों का जो बजट है उस बजट से भी ज्यादा डॉक्टर इरफान अंसारी के विभाग का बजट होगा। जी, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं और ये चीजें अब सामने आने भी लगी हैं। 16,000 करोड़ से थोड़ा ज्यादा और 17,000 करोड़ से कम हेमंत सोरेन के पास जो विभाग हैं उनका बजट है। और डॉक्टर इरफान अंसारी के पास जो विभाग मिला है ग्रामीण विकास विभाग, उसमें 18,000 से अधिक और 19,000 से थोड़ा कम करोड़ का बजट है। बड़ा बजट का विभाग इरफान अंसारी को हेमंत सोरेन ने दे दिया है। लेकिन एक कहावत मुझे याद आती है कि एक जमींदार साहब थे। जमींदार साहब थे तो कहने के लिए जमींदार, लेकिन बड़े काइयां थे। तो वो भिखमंगों के लिए एक सुराही में बासमती चावल रखते थे। जब कोई भिखमंगा आता था तो उसको बोलते थे ठीक है, उसमें से एक बार में जितना निकलना है निकाल सकते हो। वो बेचारा बड़ा खुश होकर उस बासमती चावल के डब्बे में सुराही में हाथ डालता था, लेकिन ऊपर आते आते सिर्फ मुट्ठी में कुछ दाने ही चावल के बचते थे। ठीक उसी तरह ग्रामीण विकास विभाग का बजट तो मिल गया डॉक्टर इरफान अंसारी को, लेकिन 1-2 महीने में वो उसका कितना खर्च कर पाएंगे ये वही जाने, सरकार जाने, और हेमंत सोरेन भी इस बात को समझ रहे होंगे। यानी उनको सारा कुछ सौंप तो दिया, लेकिन वो उसमें से खर्च कर पाएंगे इसमें संदेह बना हुआ है। तो ये झारखंड की अभी मौजूदा स्थिति है। अब आते हैं कि इस सरकार के बनने के बाद से, जब जिस दिन से हेमंत सोरेन ने चंपई सोरेन को हटाने का फैसला लिया, और उसी दिन से बीजेपी उन पर हमलावर हो गई। चंपई सोरेन को पटाने की भी बीजेपी की ओर से एक तरह से अघोषित कोशिश हो रही थी। हेमंत सोरेन इन चीज़ों को भांप रहे थे, चूंकि एक बार उस सदमा झेल चुके हैं, लेकिन उनसे चूक न हो। अब इससे बचने के लिए उन्होंने भाजपा के इरादों पर भी पानी फेर दिया। माना यह जा रहा था कि चंपई सोरेन मंत्री बनेंगे तो डिमोट हो जाएंगे, लेकिन मंत्री बना के उनको मना लिया और चंपई सोरेन ने भी उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। ये उनकी भलमनसाहत है और भाजपा को आलोचना का मौका ही खत्म कर दिया। अब भाजपा उनके बारे में कम से कम यह नहीं बोलेगी कि एक आदिवासी की उपेक्षा की गई, एक आदिवासी को मुख्यमंत्री पद से हटा के दूसरे आदिवासी ने ऐसा कर दिया, परिवारवाद की राजनीति की वजह से हेमंत सोरेन ने ऐसा किया, सत्ता अपने परिवार में ही रखना चाहते हैं इसलिए ऐसा किया। अब ये आरोप लगाने का मौका भाजपा को नहीं मिलेगा, खत्म हो गया है। वैसे भाजपा के लोग उत्साहित जरूर हैं कि इस सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर करेंगे। जाहिर है इस सरकार में भ्रष्टाचार के कई मामले ऐसे आए हैं, कम से कम 2 पूजा सिंघल, छवि रंजन और संजीव लाल, प्रशासनिक सेवा के 3 अधिकारी, जिसमें 2 आईएएस हैं, 2 झारखंड प्रशासनिक सेवा के 1 अधिकारी, 3 अधिकारी तो ऐसे ही जेल में भ्रष्टाचार के आरोप में। चीफ इंजीनियर जेल में है सरकार का भ्रष्टाचार के आरोप में, मंत्री जेल में है भ्रष्टाचार के आरोप में। तो भ्रष्टाचार को सबसे बड़ा मुद्दा इस चुनाव में, इस बार विधानसभा का चुनाव जो होने वाला है, भाजपा का सबसे बड़ा मुद्दा कोई होगा तो हेमंत सोरेन की सरकार का भ्रष्टाचार होगा। दूसरा मुद्दा जो बीजेपी बनाने वाली है, मुस्लिम तुष्टीकरण, घुसपैठ। संथाल परगना के बारे में बताया जाता है कि संथाल परगना घुसपैठ की समस्या से परेशान है। वहाँ की डेमोग्राफी ऐसी हो गई है कि मुस्लिम वहाँ के ट्रेडिशनल आदिवासियों की संख्या से ज़्यादा हो गए हैं, और वो मुस्लिम यहाँ के नहीं हैं, वो बांग्लादेश से घुसपैठ करके आए हुए मुस्लिम हैं जो यहाँ घर परिवार बसा के। तो ये आरोप लगाती रही है भाजपा, पहले भी आरोप लगाती रही है। हाईकोर्ट में इस पर मामला भी चल रहा है और हाईकोर्ट ने ये आदेश भी दिया है कि सरकार को, राज्य सरकार को ऐसे मामलों पर संबंधित उपायुक्तों, यहाँ कलेक्टर को झारखंड में उपायुक्त बोलते हैं, जो डीएम होते हैं दूसरे राज्यों में,
यहाँ उपायुक्त होते हैं, डिप्टी कमिश्नर होते हैं। तो हाईकोर्ट ने ये डिप्टी कमिश्नर को आदेश देने के लिए सरकार से कहा है कि आप आदेश दें, ऐसे घुसपैठियों की पहचान करें, उनको डिटेन किया जाए और उनकी वापसी सुनिश्चित करने की भी कोशिश की जाए, यह हाईकोर्ट ने कहा है। यानी यह भी एक सबसे बड़ा मुद्दा बीजेपी का बनने वाला है। लव जिहाद के बारे में, वैसे वो मुसलमान आते हैं, भोले भाले आदिवासी लड़कियों से शादी करते हैं, परिवार बढ़ाते हैं, कई बार तो उनकी हत्याएं भी होती रही हैं, ऐसे भी मामले आए हैं। तो बीजेपी शुरू से इस पर मुखर रही है। एक बार तो प्रधानमंत्री ने खुद कहा था लोकसभा चुनाव के दौरान कि देश में लव जिहाद का सबसे पहला मामला झारखंड में आया था। तो जाहिर सी बात है कि ये मुद्दा भी बीजेपी का होगा। बेरोजगारों को रोजगार का मुद्दा बीजेपी जोर शोर से उठाएगी, क्योंकि हेमंत सोरेन ने वादे तो बहुत किए थे, घोषणाएं कई ऐसी कर दी थी, लेकिन उन वादों पर अभी तक कोई ऐसा अमल नहीं हुआ जो जिस तरह से बिहार में हुआ कि वादा किया गया तो शिक्षकों को नौकरी में रखा गया और बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली हुई। अब तो 12 लाख 10 लाख का टारगेट पूरा होने वाला है बिहार में। 12 लाख और नौकरी देने की बात नीतीश कुमार कह रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं। लेकिन झारखंड में सिर्फ वादे होते रहे, उस अनुरूप बहालियां नहीं हुई, सारी बहालियां विवादों में फंसती रही हैं। इसलिए इसको भी बीजेपी मुद्दा बनाएगी। तो ये ओवरऑल झारखंड का राजनीतिक सिनेरियो है जिस पर आज हम लोगों ने बात की। फिर किसी नए विषय के साथ, किसी नए राजनीतिक मुद्दे पर हम लोग कल बात करेंगे, परसों बात करेंगे, 2 दिन और बात करेंगे इस सप्ताह में। तब तक के लिए विदा।